हेलो सभी को बीपीएससी एमर के प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये एग्रीकल्चर डायरेक्ट यूनिट 10 पे जंप कर गया ये आदमी। देखो भाई, एग्ज़ाम नियरेस्ट है तो हमको इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो भी है पीवाईक्यू बीपीएससी जहाँ से पूछा गया है क्वेश्चंस, तो उसी को इम्पोर्टेंस में लेके हम लोग लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और हमसे कहीं कोई कमी नहीं रह जाए। जब मैं इकोनॉमी का आपसे वादा किया हूँ तो उसको पूरा करना भी ज़रूरी है। ठीक है, रात का 3 बज रहा है और मैं आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप वीडियो को लास्ट तक के देखोगे और आपको फ़ायदा होगा, आई एश्योर यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, बताओ एग्रीकल्चर बोलते किसको है? अब सोचने लग जाओगे, अरे वही फील्ड में खेत में बीज बोते हो, उसके बाद सम इनपुट्स लगता है, उसको न्यूट्रिएंट्स लगता है, उसके बाद कुछ आउटपुट मिलता है। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ठीक है, सब में कल्चर लगा दो। विटीकल्चर, ठीक है, तो बस वही है एग्रीकल्चर। ठीक है, चलो देखते हैं इंट्रोडक्शन पर। सॉरी यार, लेट मी पानी पी लूँ थोड़ा सा। हाँ, तो देखो इंडिया में ना जो मार्जिनल फार्मर्स हैं उनकी संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि नंबर ऑफ होल्डिंग कितना है, 10.03, ठीक है, करोड़। और देखो ये मीडियम मार्जिनल, सॉरी, 0 to 1 हेक्टेयर, स्मॉल 1 to 2 हेक्टेयर को बोलते हैं, सेमी मीडियम 2 to 4 हेक्टेयर, मीडियम 4 to 10 हेक्टेयर, लार्ज एबव देन 10 हेक्टेयर। ठीक है, तो ये फार्म्स का कैटेगरी दिया गया, फार्मर का कैटेगरी दिया गया। ठीक है, अब तुम यहाँ पे ये देखोगे आप कि नंबर ऑफ लैंड होल्डिंग्स कितना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ फार्मर इन द कंट्री कितना है और नंबर ऑफ लैंड होल्डिंग कितना है, 14.65 करोड़ इज टेकन एज इट्स प्रॉक्सी। एग्रीकल्चर कल्टिवेबल लैंड इज 15.78 हेक्टेयर। ठीक है, नंबर ऑफ फार्मर्स 14.65 करोड़। ओके, तो एवरेज लैंड होल्डिंग कितना हो जाएगा, 15.78 डिवाइडेड बाई 14.65, 1.08 हेक्टेयर। ये हो जाएगा एवरेज लैंड होल्डिंग का साइज। ठीक है, पर फार्मर। ठीक, एरिया कितना है अंडर इरिगेशन? इरिगेशन बोले तो कैनल से और जो भी पैन से, बिहार में आहर पैन ऐसे से सिंचाई होती है। हाँ, तो ठीक है, तो ऐसे ही होता। देखो स्मॉल मार्जिनल फार्मर की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ होल्डिंग 10.03 करोड़, स्मॉल 2.58, सेमी मीडियम 1.40, और 4 to 10 हेक्टेयर वाले 0.56, और लार्ज कितना है, मतलब 0.08। मतलब छोटा छोटा स्मॉल होल्डिंग, मार्जिनल होल्डिंग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आर 86%, समझ रहे हो, और जो ऑपरेट करते हैं 47% ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर एरिया पे। बाकी 53% पे कौन करेगा, बाकी 53% पे बिग फार्मर, जैसे कि ठीक है, तो बाकी का 53% कौन सा होगा, सेमी मीडियम, मीडियम और लार्ज लैंड होल्डिंग साइज। ओके, तो ये दिया हुआ है यहाँ पे। तो इससे क्या दिखना, बिहार में तुम जाओगे ना, बिहार में तो और 89% स्मॉल, मतलब मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं। सोचो क्या हालत है। वेस्टर्न यूपी और पंजाब ये सब में जाओगे तो वहाँ पे आपको बिग फार्मर्स मिलेंगे। ओके, और अगला पॉइंट है 73.2% ऑफ द रूरल वोमेन आर इंगेज्ड इन फार्मिंग एक्टिविटीज़ बट ओनली 12.8% ओन लैंड होल्डिंग। बाकी का 60% जो है वो दूसरों के ज़मीन में जाके काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया गया है जो बताया जा रहा है कि एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर का जो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट है, मैंने हमेशा बताया है, जो ग्रोथ रेट जब देखते हैं हम लोग तो रियल जीडीपी में देखते हैं। ऐसे बताएंगे तो क्या बताएंगे, जीडीपी का साइज नॉमिनल में ही जनरली बताते हैं। ठीक है, देखो क्या हुआ है,
2018-19 में 2.10 था, 2019-20 में 6.2, 2020-21 में 4.10, 21-22 में 3.50 और 22-23 में 3.30। तो 3.350 ऐसे याद करोगे, 3.5 है, 3.5 के बाद पिछला साल कितना है 3.30। ठीक है, ये डेटा आपको याद होना चाहिए। ये क्या है, तो एग्रीकल्चर का जीडीपी ग्रोथ है, रियल में बताया गया है। ठीक है, तो इस तरह से अब आपसे पूछेगा कि रियल जीडीपी ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर इज कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग इन लास्ट 5 ईयर, तो आंसर विल बी नो, नॉट कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग। देख रहे हो ना, बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ बढ़ा, फिर घटा, फिर घटा, फिर घटा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। यहाँ पे यही इम्पोर्टेंट था कि देखो एरिया कितना है, ये हमने देख लिया। यहाँ पे 15.78 करोड़ जो है एग्रीकल्चर कल्टीवेबल लैंड है, और नंबर ऑफ होल्डिंग कितना है 14.6%। ठीक है, मतलब कि नंबर ऑफ होल्डिंग मीन्स नंबर ऑफ फार्मर्स। ठीक है, मार्जिनल फार्मर देख रहे हो 10.0 करोड़ हैं, स्मॉल फार्मर 2.858 करोड़, सेमी मीडियम इतना, और लार्ज वाले 0.08%। ये तीनों मिलके सेमी मीडियम मतलब मात्र 2 से 3% ये पूरा ही कैप्चर कर ले रहे हैं। मतलब 2 से 3 करोड़ मिलके 2 करोड़ के ही करीब में होंगे, 2 करोड़, 2.25 करोड़, और ये आधा से ज़्यादा लैंड होल्डिंग पे काम कर रहे हैं, बिग बिग फार्मर्स जो हैं। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। अब मैं इसको क्यों लेके आया ये बताऊंगा। ये यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, देखो कंसिस्टेंटली डिक्रीज भी नहीं हो रहा है। ये क्या दिया हुआ है, वही ग्रोथ रेट ही दिया हुआ है। चलो तो देखते हैं। इसमें क्या एग्रीकल्चर सेंसस आया था, कब आया था, तो 2015-16 में आया था। एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16 में आया था। जो और ये कब कब होता है, तो 5 ईयर में एक बार होता है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर निकालती है। ठीक है, फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस कब हुआ था, 1970-71 में। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना है, स्ट्रक्चर एंड करेक्टरिस्टिक ऑफ एग्रीकल्चर बाय प्रोवाइडिंग स्टैटिकल डेटा ऑन ऑपरेशनल होल्डिंग including land utilization, irrigation, irrigated and unirrigated area under different crops, use of agriculture machinery, use of fertilizer, seeds, agriculture credit, etc. ओके, तो यही सब चीज़ इसमें बताया जाता है। सम कुछ फाइंडिंग आया है इसमें, क्या, ऑपरेशन होल्डिंग इन द कंट्री हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 138.35 मिलियन इन 2010-11 टू 146.5 मिलियन, मतलब कि 138.35 से लेके 146.45 हो गया 2015-16 में, और सोइंग 2015-16 सोइंग एन इंक्रीज ऑफ 5.86% का इंक्रीज दिखा रहा है। अब मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है कि लैंड का जो है फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। देखो एक बड़ा सा पीस ऑफ लैंड जो है ना, वो जैसे फैमिली डिवीजन होता है, तो इसको छोटा छोटा पीस में डिवाइड कर दिया जा रहा है। इसीलिए फैमिली जब भी बढ़ती है तो नंबर ऑफ लैंड होल्डिंग बढ़ेगा। ठीक, लेकिन टोटल ऑपरेटेड एरिया जो है वो दिखाया गया है कि घट रहा है। कितना, 155 में 159.5 मिलियन से लेके कितना घट गया है, 157 आ गया है 2015-16 में, जो कि डिक्रीज शो कर रहा है 1.11% का। एवरेज साइज ऑफ ऑपरेशन होल्डिंग देखा था पहले भी हमने, 1.08 हेक्टेयर, जो डिवाइड करके दिखाया गया था। ठीक है, एज कम्पेयर टू 2010-11 में कितना था, 1.515 था, तो घट गया ऑपरेशन होल्डिंग। तो ऐसा बोल दिया, पूछ दिया जाएगा तो आप परेशान नहीं हो गए अब। ठीक है, अब देखो इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन आपको पता ही होगा। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किनको बोला जाता था, MS स्वामीनाथन को। कब आया, तो देखो इंडिया ना जब आज़ादी थी ना, तो बहुत ज़्यादा फूड डिफिसिट हो गया था हम लोग, मतलब। और उस टाइम में एक आदमी जो शिप टू माउथ से हम लोग को निकाल के एग्रीकल्चर सरप्लस बनाए, दैट वाज द MS स्वामीनाथन। वाज द हेड एट द IRRI। कहाँ है IRRI का हेड क्वार्टर, इंटरनेशनल राइस रिसोर्स इंस्टीट्यूट, बताओगे, मनीला फिलीपींस में। ठीक है, वहाँ पे हेड थे ये। और ये मतलब बहुत बहुत ज़बरदस्त आदमी, इनको इंदिरा गांधी ने उस टाइम के बाद 1978 में इनको अपने इलेक्शन का मैनिफेस्टो इन्हीं से तैयार करवाया था। ठीक है,
तो ये रेडी नहीं थे, फिर भी इनको बुला के ये करवाया, उसके बाद इलेक्शन जीत पाई इंदिरा गांधी, ठीक है। अब ग्रीन रेवोल्यूशन को 3 फेज में बाँटा गया है, ठीक है। और इसमें क्या-क्या हुआ, सबसे पहले ये हाई एल्ड इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी का क्या, सीड्स का एचवाईवी, ठीक है। फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज़, मैकेनाइज्ड इक्विपमेंट, मॉडर्न एग्रीकल्चर। देखो ये मेंस का टॉपिक है, हम लोग बस ऐसे ही देख ले रहे हैं। देखो फेज़ 2, फेज़ 1 कब आया, हम लोगों ने देखा 66 से 72, ठीक है। उसके बाद इसमें कहाँ-कहाँ होगा, पंजाब, हरियाणा वाला एरिया में, और 18,000 ऑफ एचवाईवी सीड्स ऑफ व्हीट वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हाईली हाईली इरिगेटेड एरिया। इसी के कारण ना वो लोग चावल गेहूँ करते-करते, उगाते-उगाते पूरा डिजर्टिफिकेशन होते जा रहा है, और लैंड जो है अनफर्टिलिटी उसका बढ़ते जा रहा है, फर्टिलिटी घटते जा रहा है। 1973-80 में कहाँ हुआ, एचवाईवी टेक्नोलॉजी फ्रॉम व्हीट टू राइस फेवर्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ट्यूबवेल्स एज वेल एज यूपी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सब। और पूछेगा आपसे कि क्वेश्चन देखो, इसको मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि बिहार, वेस्ट बंगाल, असम और उड़ीसा में ना फेज 3 में आया था। ये मेंस में आप लिखोगे 1981 से 89, पहला फेज 66 से 72, दूसरा फेज 73 से 80, तीसरा फेज 81 से 90 वाला में ना बिहार में आता है द ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। लो ग्रोथ एरिया ऑफ ईस्टर्न रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल, बिहार एंड वे वेस्ट बंगाल, बिहार, असम एंड उड़ीसा, ठीक है। ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इंक्रीज फ्रॉम 74 मीट्रिक टन इन 1966 टू 105 मीट्रिक टन इन 1971-72। समझ रहे हो कितना ग्रोथ हो गया। सीधे 25 से 30 मिलियन का, जो क्या शो करता है, इंडिया बिकम सेल्फ सफिशिएंट विथ ग्रेन एंड इम्पोर्ट डिक्लाइनिंग नियरली टू जीरो। यूएस हम लोगों को बहुत ख़राब देता था उस समय, जिस समय इंपोर्ट करते थे हम लोग 1966 के पहले, मतलब किसी सूअर को खाने वाला गेहूं जो है वो देता था, ठीक है। वो लोग सूअर का पालन करते हैं ना, पिग पिग फार्म रखते हैं वो लोग। हाँ, तो देखो अभी फूड ग्रेन का क्या है, देखो फूड ग्रेन 197 था, ऐसे याद रखोगे। 50, देखो 1951 मैंने बताया कितना था, एमटी 51, फिर 67 में 74, ये याद करना जरूरी नहीं है। 7 बस में याद रखोगे डेटा कि ऐसे बढ़ा, 50, 75, 105, 197, 265 2013-14, और 309 309 मीट्रिक टन 2023-24 में, ठीक है। फूड ग्रेन्स क्या क्या इंक्लूड करता है, व्हीट, राइस, कोअर्स ग्रेन एंड पल्स, ठीक है, पल्सेज, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन 2023-24 में मैं इसको इसलिए ले आया हूँ क्योंकि बीपीएससी 67 और 68 में, ठीक है, पूछा गया था इससे क्वेश्चन कि बताओ फोर्थ एडवांस एस्टिमेट के अनुसार कि बताओ कि वीट का प्रोडक्शन कितना है, ठीक है। तो ऑप्शन में 109, 203, 204 ऐसे करके दिया हुआ था। अगर जरा भी आपको आइडिया होता तो आप क्वेश्चन को कर ले जाते, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं। देखो राइस का आप बस इस फिगर को दिमाग में रखोगे, क्वेश्चन क्लिक करके ले जाओगे। राइस 124 मिलियन टन मीट्रिक टन, ठीक है। ये कितना है, वीट 112 एमटी, और कोर्स गेन 50 एमटी, पल्स कितना है 23.5 एमटी, ठीक है। तो बस दिमाग में ये रखना है, जैसे वीट देखो, वीट 112 और राइस 124, उससे 12 ज़्यादा, वीट 112, राइस 124, कोअर्स ग्रेन 50 एमटी, पल्सेस 23.5 एमटी। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन कितना है, 355 एमटी, मतलब हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन 355 है, ये दिमाग में रखोगे। मतलब फूड ग्रेन से ज़्यादा है हॉर्टिकल्चर, ठीक है। चलो तो आगे हम लोग देखते हैं। चलो, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, समझ रहे हो, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है वर्ल्ड का, और 24% ऑफ ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन होल्ड करता है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द क्या, पल्सेज, एंड कंज्यूमर भी है सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में, मतलब दाल हम लोग प्रोड्यूस भी सबसे ज़्यादा करते हैं और खाते भी सबसे ज़्यादा है, और 25% ऑफ द जो भी है ग्लोबल प्रोडक्शन वो इंडिया करता है, ठीक है। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, व्हीट, शुगर केन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, याद रखोगे दिमाग में, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, व्हीट, शुगर केन, फ्रूट्स, ठीक है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस चाइना, ओके, सॉरी। India is the largest exporter of rice
एंड सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ बीफ एंड कॉटन। लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कौन करता है राइस का सबसे ज़्यादा? तो इंडिया। अगर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पूछा जाएगा, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बोलेगा तो चाइना हो जाएगा, ठीक है। चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, लेकिन लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कौन करेगा? तो अपना प्यारा भारत, ठीक है। चलो, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इंडिया का एग्रीकल्चर जो एक्सपोर्ट है वह 44 बिलियन अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ 33 बिलियन, ठीक है। मतलब एग्रीकल्चर में हम लोग सरप्लस हैं। दिस इज नथिंग सॉर्ट ऑफ वंडर फॉर ए कंट्री विच यूज टू डिपेंड ऑन यूएस इंपोर्ट्स फॉर इट्स जो भी सीरियल्स है इन मिड 1960s। समझ रहे हो, 44 बिलियन डॉलर का हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं और 33 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट कर रहे हैं। वही पाम ऑयल वगैरह करते होंगे, ठीक है, ऑयल वगैरह का इंपोर्ट, तो वही सब मिला के कुछ कुछ हो जाता है। देखो, वाइट रेवोल्यूशन दिया हुआ है, वर्गीज कुरियन, तुम जानते होगे आप, ये वर्गीज कुरियन जो है फादर थे वाइट रेवोल्यूशन के। 1949 में आनंद में वहाँ पे फार्मर जो कोऑपरेटिव शुरू हुआ वहाँ पे, आनंद, आपको पता ही होगा। आनंद में अमूल लार्जेस्ट जो भी मिल्क का प्रोड्यूसर है इंडिया में, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, हाँ, अचीवमेंट ऑफ क्या है, अचीवमेंट ऑफ द वाइट रेवोल्यूशन, मिल्क इज कलेक्टेड विलेज डेयरी सोसाइटी, ऐसे ऐसे करके मिल्क कलेक्शन बनाते थे, ठीक है। 20 मिलियन टन टू 100 मिलियन, हाँ, metric ton in a span of just 40 years has been made possible only because dairy cooperative movement. This has propelled India to emerge as the largest milk producing country in the world today, that is 210 million ton in 2020-21, ठीक है। डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट हैज स्प्रेड अक्रॉस लेंथ एंड ब्रेथ अराउंड विलेज, दिस कोई नहीं। चलो, पिंक रिवॉल्यूशन किससे है? मीट एंड पोल्ट्री इंडस्ट्री से, ये आप याद रखना, सही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और इंडियन मीट एंड इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव, द यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फाओ आउटलाइन द 4 स्टेप दैट शुड बी टेकन इन इंडिया फूड इंडस्ट्री टू सक्सेसफुली गो पिंक। सॉरी यार, इसमें क्या हो गया, इसमें अपना 1 मिनट यार, कुछ, हाँ हाँ, यहाँ पे था ना। चल, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको देखना। हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तरफ बढ़ते हैं। देखो, एमएसपी किसको बोलते हैं? एमएसपी एग्रीकल्चर क्रॉप जो ईयर होता है 1 जुलाई से 30 जून तक के। अब ये आपसे पूछ दिया जाएगा, तो एग्रीकल्चर क्रॉप ईयर कब कब होता है? 1 जुलाई से 30 जून तक के। मार्केट सीजन ऑफ द खरीफ क्रॉप स्टार्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर। खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप बताओगे, जैसे चावल हो गया, राइस हो गया, राइस खरीफ क्रॉप है ना। और गेहूँ, और जो भी जैसे कि दलहन हो गया, मसूर हो गया, चना हो गया, ठीक है, ये सब क्या हो गया आपका, और वो हो गया आपका रबी क्रॉप, ठीक है। तो मार्केटिंग सीजन ऑफ रबी क्रॉप कहाँ से? 1 अप्रैल से, उसी समय ना होता है, गेहूँ वगैरह कटता है, इस समय तो चावल बन रहा है, हाँ। बिफोर द सोइंग ड्यूरिंग ईच ऑफ द रबी एंड खरीफ क्रॉप सीजन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ये ध्यान देने वाले बात यहाँ ध्यान से सुनोगे आप। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर जो है वो अनाउंस करती है क्या? एमएसपी फॉर द प्रोक्योरमेंट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन। रिकमेंड कौन करती है? तो सीएसीपी बोलेगा कि ये अंडर मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर में, देखो भाई, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर में सीएसीपी एक सीएसीपी एक नॉन स्टेटूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, डिपार्टमेंट है जो कि रिकमेंड करती है, और डिपार्टमेंट है ये। और ये डिपार्टमेंट जो है वो अप्रूवल इसको कौन देगा? तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, आपको यही याद रखना है। सीएसीपी रिकमेंडरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर, ठीक है। उसके बाद इसको अप्रूवल देगा सी मतलब कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, CCEA, और इसके बाद एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो है इसको अनाउंस करेगा। समझ में आ गया? CACP इज ए डिपार्टमेंट अंडर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, दिस इज नॉन स्टेटूटरी बॉडी और ओनली रिकमेंडरी बॉडी, रिकमेंड करेगा कि क्या एमएसपी होगा, और वो CCA कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमी अफेयर जो है उसको अप्रूवल देगा, ठीक है। और उसके बाद अप्रूवल के बाद अनाउंस कौन करेगा? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, ठीक है। चलो, आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है अभी हमारे? बताओ बताओ। मामा शिवराज सिंह चौहान। चल,
ठीक हो गया, ये चीज़ दिया हुआ था। एमएसपी डज नॉट हैव एनी लीगल बैकिंग टिल नाउ, ठीक है। फार्मर्स कांट डिमांड इट एज ए लीगल राइट, तो वो बोल देगा कि इट्स ए लीगल राइट, नहीं नहीं, it is just a government policy and administrative decision to purchase some food grains at MSP, and government can't even force private players to procure MSP, ठीक है, गवर्नमेंट फोर्स नहीं कर सकती है। CACP which recommends, तो पढ़ ही लिया हम लोगों ने। अगेन नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी, जस्ट एन ऑफिस अटैच टू द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, ये सब पढ़ लिया है। अब CACP क्या लेता है टेक्स इन अकाउंट, तो फॉलोइंग फैक्टर्स टू रिकमेंड MSP टू डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या लेता है, इसमें 4 स्टेटमेंट बना के दिया जा सकता है। तो जैसा कि क्वेश्चन आया भी हुआ है, ठीक है। तो ये है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्जिन प्रॉफिट टू द फार्मर, कितना कॉस्ट लग रहा है प्रोडक्शन में, कितना इनपुट लग रहा है, कितना तुम डीजल इंजन चला के तेल उसमें डाल रहे हो, ऐसा। डिमांड एंड सप्लाई, इस पे भी कितना डिमांड है मार्केट में, क्या सप्लाई है। प्राइस ट्रेंड इन द मार्केट बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, ओनली डोमेस्टिक दे देगा तो फिर रह जाओगे ऐसे ही, इंटरनेशनल भी होगा। इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी, ठीक है, इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी भी होगा, ठीक है। द टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये भी होगा। लाइकली इम्प्लीकेशन ऑफ MSP ऑन कंज्यूमर्स ऑफ दैट प्रोडक्ट, ठीक। अमंग सेवरल क्राइटेरिया फॉर recommending the MSP, the most important one is the cost of production of farmer and margin profit, यही important है, ठीक है। On the cost of production, all India weighted average cost of production of the agriculture produce is calculated in 3 ways, एक तो A2 और A2 plus FL फैमिली लेबर, ठीक है, एग्रीकल्चर कॉस्ट प्लस फैमिली लेबर, और C2 जो है ना वो जो अनपेड फैमिली लेबर है उसको भी मिला के हो जाता है। चलो देखते हैं क्या क्या है ये A2 कॉस्ट बेसिकली कवर ऑल पेड कॉस्ट एक्सपेंसेस बोथ इन कैश एंड ऑल इन काइंड, काइंड मीन्स जैसे कि फैमिली मेम्बर है वो काम कर रहे हैं तो हो गया, ठीक है। इनकर्ड बाय फार्मर्स ऑन सीड्स, अब फार्मर भी तो सॉरी, कैश एंड काइंड में हो जाएगा, जैसे कि आप जा रहे हो खुद से हल चला रहे हो खुद से मेहनत कर रहे हो तो वो भी आएगा। तो क्या कॉस्ट करता है बेसिकली ऑल पेड आउट एक्सपेंसेस कैश एंड इन काइंड इनकर्ड बाय फार्मर ऑन सीड्स, फर्टिलाइजर, केमिकल, हायर्ड लेबर, फ्यूल, इरिगेशन, मशीनरी एटसेट्रा, ठीक है। A2 प्लस FL में क्या आ जाएगा, ये कवर करता है एक्चुअल पेड कॉस्ट प्लस एंड इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ अनपेड फैमिली लेबर, मतलब अनपेड आपका भाई है, भतीजा है, बेटा है, वो भी काम कर रहा है, ठीक है, तो उनका भी तो कोई कॉस्ट होता है, उनको तो कोई पेड नहीं करता है, वो तो तभी लेंगे जब उसको बेचेंगे तभी उनके पास कुछ आएगा। अब आउटपुट प्रोड्यूस होगा उसके बाद वैसे धान बोया जाएगा, उसके बाद कटेगा, तब बिकेगा, तब ना कुछ फैमिली को खाने के लिए मिलेगा। तो इसी को A2 प्लस FL में जोड़ा जा रहा है। C2 कॉस्ट है मोर कम्प्रिहेंसिव, ठीक है, ये अकाउंट करता है फॉर रेंटल एंड इंटरेस्ट फॉरगोन और ऑन ओन्ड लैंड एंड फिक्स्ड कैपिटल एसेट रिस्पेक्टिवली ऑन टॉप ऑफ A2FL। देखो अब मान लो कि आप किसी खेत में जाके किसी के खेत में काम करके करने जा रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आप तो रेंट पे लिए हो, आप मान लो किसी का बटैया बोलते हैं कि आप बटैया लेके कर रहे हो खेती, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो है आप तो आधा उसको प्रोड्यूस देना पड़ेगा ऑनर को, आधा आप कर रहे हो, ठीक है। तो उसको इसमें भी जोड़ने का बात किया गया है कि C2 कॉस्ट मोर कम्प्रिहेंसिव अकाउंटिंग फॉर द रेंटल्स एंड इंटरेस्ट फॉर गोन ऑन ओन लैंड, या अपना भी लैंड हो तो, ठीक है, उस पर भी तो रेंट होना चाहिए, एंड फिक्स्ड कैपिटल एसेट रिस्पेक्टिवली ऑन टॉप ऑफ इट प्लस FL। फाइनेंस मिनिस्टर जब बजट प्रेजेंट करती है 2018-19 का, तो अनाउंस करती है कि गवर्नमेंट विल बी ऑफरिंग MSP ऑफ एटलीस्ट 50% ओवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन A2 प्लस FL। तो 50% कितना A2 प्लस FL देखा था ना कि कॉस्ट जितना लग रहा है और जो भी फैमिली लेबर है उस पर फॉर MSP इज ए स्मॉल, MSP इज सेम ऑल अक्रॉस द इंडिया फॉर ए पर्टिकुलर क्रॉप, मतलब एक चावल के लिए गेहूं के लिए पूरा इंडिया में MSP सेम होगा, ऐसा नहीं कि पंजाब में 1800 और बिहार में 2100 है, अभी पंजाब में 2100 और बिहार में 1800, ऐसा नहीं होने देंगे, ठीक है। हम्म, ठीक है, तो ये बोला था इन्होंने कि 50% देंगे A2 प्लस FL। आगे देखते हैं। हाँ तो क्या क्या एज नाउ CACP रिकमेंड्स MSP ऑफ 23 कमोडिटी, क्या क्या है, 7 सीरियल्स जैसे पैडी, वीट, मेज, सोरगम, पर्ल मिलेट, बार्ले, रागी, याद कर लोगे आप लोग। 5 पल्सेस ग्राम, तूर, मूंग, उड़द, लेंटिल।
7 ऑयल सीड्स, ग्राउंडनट, रेप सीड्स, मस्टर्ड, सोयाबीन, सीसमम, सनफ्लावर, सैफफ्लावर, नाइजर सीड्स। 4 कमर्शियल क्रॉप, कोपरा, शुगर केन, कॉटन और रावजूट। शुगर केन का ना स्टेट एडवाइज प्राइस होता है, ठीक है। तो देखो, बट इन एडिशन टू द 23 क्रॉप्स, द एमएसपी ऑफ टोरिया एंड डी हस कोकोनट आर फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ एमएसपी ऑफ रेपसीड्स एंड मस्टर्ड कोपरा, ठीक है। रेपसीड्स ऑफ मस्टर्ड कोबरा पे ही उसका बेस्ड होता है, किस पे, तोरिया और डी हस कोकोनट का, ठीक है। ऑल्दो सीएससीपी रिकमेंड्स एमएसपी ऑफ 23 क्रॉप्स, MSP is declared, but MSP is declared for 25 crops including sugar cane, which is called fair and remunerative prices, और इसको स्टेट एडवाइज प्राइसेस बोलते हैं। देखते हैं आगे। फॉर शुगर केन, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फंसाएगा तो यहीं फंसाएगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इसके लिए नहीं, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री नहीं, ठीक है। तो रिकमेंड क्या करता है, FRP, while some state announce their own state advice price। मैंने बताया था कि कुछ स्टेट जो है स्टेट एडवाइस प्राइस करते हैं। is the price which meal owners are bound to purchase sugarcane from the farmers, and it is done through Sugarcane Control Order 1966, Essential Commodity Act 1955, Essential Commodity Act 1955, जिसमें essential commodity कुछ डाला गया, खाने पीने का सामान जिसपे गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, ठीक है। देखो, खरीफ क्रॉप दिया हुआ है, पैडी, ज्वार, बाजरा, रागी, मेज, तूर, मूंग, दाल। रबी, वीट, बार्ले, ग्राम, लेंटिन, ठीक है, मस्टर्ड, रेपसीड्स, तोरिया एंड अदर्स। और इसमें और भी है, हाँ, और मतलब इस वाले में खरीफ वाले में ग्राउंडनट, सनफ्लावर, सोयाबीन, सीसम, नाइजर सीड्स। और इस वाले में क्या है, रबी वाले में तोरिया के बाद कोपरा, डीहस कोकोनट, जूट, ये सब क्या है, शुगर केन ये सब आ जाता है रबी को, ठीक। चलो, देयर आर टू सेपरेटिंग वन एंड नॉट इम्पॉर्टेंट अपने बीपीएससी के लिए। कॉस्ट प्लस ये सब इशूज है, मेंस के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो जहाँ तक के देखना है वही हम लोग देखेंगे। अब आगे हम लोग का पीएम किसान एक स्कीम देखते हैं, उसके बाद कल करेंगे, ओके। एक मिनट यार, सॉरी। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इफेक्टिव कब से हुआ, 1/12/2018 से, ठीक है, 1 दिसंबर 2018 से। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, रिमेंबर कर लो, 100% फंडिंग बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें क्या दिया जाता है, 6,000 रुपया पर ईयर टू ऑल एलिजिबल फार्मर फैमिलीज अक्रॉस कंट्री इन 3 इंस्टॉलमेंट, 2,000 करके हर 4 महीना का गैप पे, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ फैमिली फॉर द स्कीम इज husband, wife and minor children. The entire responsibility of identification beneficiary farmers families rest with state or UT government. Some farmers have been excluded from this scheme. Example जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय हो गया, स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो गया, PSU का एम्प्लॉय हो गया, पेंशनर। द फंड इज डायरेक्टली ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट बाय बेनिफिशियरी, डायरेक्ट ट्रांसफर होगा, DBT होगा, फॉर जिससे लीकेज ना हो। फॉर इनरोलमेंट द फार्मर इज रिक्वायर्ड टू अप्रोच द लोकल पटवारी, रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाओ, नोडल ऑफिसर के पास जाओ, PM किसान नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यही है। और कुछ और बाकी का हम लोग आगे देखेंगे। बाकी अब बाकी एग्रीकल्चर का स्कीम्स, एग्रीकल्चर ही हम लोग पहले कर लेंगे। और कॉमन सर्विस सेंटर के पास भी जा सकते हो और रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। PM किसान स्कीम में हैव सम इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, चलो थोड़ा देख ही लेते हैं। इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, सिंस द कैश वुड लीड टू स्पेंड्स ऑन कंज्यूमर स्टेपल्स एंड अदर गुड्स, बट इज लाइकली टू फार लेस इन्फ्लेशनरी देन अदर स्कीम। हाँ, अदर स्कीम से कम होगा, ठीक है, जैसे MSP, क्योंकि वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे मिला जा रहा है ना। एंड इनपुट सब्सिडीज मोर इम्पॉर्टेंट, इट विल नॉट डिस्टॉर्ट द मार्केट, क्योंकि ये जो सपोर्ट है प्रोडक्शन से लिंक नहीं है, ऑफ एनी पर्टिकुलर क्रॉप, नॉट लिंक्ड विथ प्रोडक्शन एट ऑल। वेदर फार्मर प्रोड्यूस एनी एग्रीकल्चर आउटपुट और नॉट, ही विल still get benefited till such time the government is able to free agriculture market and carry out the other reforms to limit the role of middleman. This is the probably the best strategy to alleviate farm distress। देखो, MSP पे जो मिलता है ना, इससे क्या हो रहा है ना कि मार्केट पर डिस्टॉर्शन हो रहा है, क्योंकि आप जो है आप राइस के लिए दे रहे हो, आप वीट के लिए दे रहे हो, ठीक है। आप राइस वीट पे जितना MSP मिलता है और कोई क्रॉप्स पे नहीं मिलता है। इससे क्या हो रहा है, इससे फार्मर विल मोटिवेटेड और वो राइस वीट ही उगाएंगे, क्योंकि उनको एश्योरिटी मिल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो तो खरीद ही लेगी हमारा। तो
उस चीज़ पे फिक्स प्राइस है, और हॉर्टिकल्चर प्रमोट नहीं होगा इससे, और क्या नहीं होगा, लेंटिल्स जो भी दाल हैं, ये सब कोई नहीं उगाएगा। राइस भी तो उगाने में ही, और एक ही क्रॉप्स उगाने से ज़मीन की फर्टिलिटी भी जाती है, तो बहुत सारा इश्यूज़ है, ठीक है? राइस वीट करके क्या करोगे यार? तो थोड़ा और भी होना चाहिए, तो डायरेक्ट ये इम्पैक्ट करता है पर्टिकुलर क्रॉप्स को, कोई भी चीज़ के लिए दो आप, ठीक है? तो इसी के लिए बोला जाता है कि जो इस तरह से जो मिल रहा है सपोर्ट प्राइस, जो सपोर्ट मिल रहा है, ये सही है, पीएम मतलब डीबीटी सही है। आगे हम लोग देखेंगे, अगर मेंस के लिए देखेंगे तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या है, वो कहीं बहुत सारे इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि यूबीएस ही सही है, यूनिवर्सल बेसिक यूबीआई सही है। लेकिन हम लोग अभी उतना इनकम हमारे कंट्री के पास है नहीं, उतना हम लोग एडवांस्ड इकोनॉमी बने नहीं हैं अभी, ठीक है? तो मिडल इकोनॉमी है हम लोग अभी, पुअर से लेके मिडल हायर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अभी हम लोग यूनिवर्सल बेसिक इनकम के तरफ नहीं बढ़ सकते हैं। तो चलो आगे देखेंगे अभी एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंट जो भी स्कीम्स है। तो चलो, होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।